इंडोनेशिया में पीएम नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ है। ये स्वागत सुपर से भी ऊपर है। देखिए, विमान की खिड़की से ठीक बाहर इंडोनेशिया के एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान पीएम नरेंद्र मोदी के विमान के ठीक बगल से उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए, बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी इंडोनेशिया विजिट भी है और साथ ही ये जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर हम मान सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक देश है, मलाक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक गेटवे पर भी बैठा हुआ है। कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाह रहा है इंडोनेशिया को। ठीक है जी, ये एक सवाल है। कंसेप्ट क्यों? मतलब खुद तो आप रशिया से कुछ लेना चाहते हैं, अमेरिका से कुछ लेना चाहते हैं, फ्रांस से कुछ लेना चाहते हैं। मतलब ये इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? गुजर रहा है तो दुनिया के जो डायनामिक्स हैं, पॉलिटिक्स के हैं, इकोनॉमी के हैं, हर चीज़ के डायनामिक्स बदल रहे हैं। तो डेफिनेटली हर कंट्री ये चाहता है कि जो उसकी डिफेंस एपरेटस है वो बेहतर हो। तो दिस इज़ वाई आई गेस कि इंडोनेशिया ने जो है ट्राई की है इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने की, जो कि ऑब्वियसली उनकी सुवरेनिटी के लिए अच्छी है। दरअसल इंडोनेशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्लेन को स्कॉट किया है। जब पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। तो कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं और ये भी दिखाता है कि भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो कितनी क्रूशियल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और जिस तरह से डिप्लोमेटिक पुश इंडो पैसिफिक में स्पेशली भी भारत का नजर आ रहा है। जय हिंद साथियों, पीएम मोदी का स्वागत इंडोनेशिया में बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया। पीएम मोदी का प्लेन जब आसमान में ही था तभी इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने आकर उन्हें घेर दिया और इन्होंने इस अंदाज में पीएम मोदी का इंडोनेशिया में स्वागत किया। और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहले से ही वहाँ मौजूद थे। और साथियों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस समय पीएम मोदी का इंडोनेशिया का जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, पीएम मोदी का स्वागत इस हिसाब से किया गया, लग रहा है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो है संबंध और मजबूत होंगे और कई महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं। और साथियों, इंडोनेशिया बहुत समय से भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो है बातचीत करता आ रहा है और वो डील अब लग रहा है साथियों फाइनलाइज होने वाला है। क्योंकि साथियों, इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेगा, इससे चिंता जो है वो चाइना के लिए बढ़ेगा। इंडोनेशिया के नीचे ही मलक्का जल संधि है जहाँ से चाइना का जो है ज़्यादा व्यापार होता है। और साथियों, इंडोनेशिया जो है भारत का बहुत करीबी देश है। क्योंकि इंडिया का जो पार्ट है अंडमान निकोबार, उसके सबसे ज़्यादा करीबी देश अगर कोई है तो वो इंडोनेशिया है। और साथियों, इसी कारण भारत का जो है नियंत्रण मलक्का जल संधि पर भी पूरी तरीके से है और उधर से चाइना का व्यापार होता रहता है। तो जाहिर सी बात है, चाइना जब किसी चीज़ की बात करता है तो उन्हें ये बातें ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। और इंडोनेशिया का संबंध भारत से बढ़ रहा है तो इससे साथियों पाकिस्तान को भी टेंशन होता है। क्योंकि साथियों, इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री से इनका विचारधारा एकदम अलग है। इसलिए पाकिस्तान जैसे देश इंडोनेशिया को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इंडोनेशिया मानते हैं साथियों कि इनकी संस्कृति जो है वो भारत के साथ मिलती जुलती है और इसलिए ये भारत के साथ जो है अपने संबंध को और मजबूत करते जा रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो इंडो पैसिफिक में, ऑल्दो भारत का जो ओवरऑल डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो काफी बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस हम उसमें देख रहे हैं। लेकिन टू बी प्रिसाइज, अगर हम इंडो पैसिफिक में अभी देखते हैं तो हाउ क्रूशियल इज इट? थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इंडो पैसिफिक तो दूर की बात है, कम से कम इंडियन ओशन रीजन में हम यहाँ हमारी जो वर्चस्व है, हमारी जो पकड़ है, इसको खोना नहीं चाहते। ताकि आगे पैसिफिक में क्या होगा वो अमेरिका देखे। इसीलिए हम पहले हमारी इलाका, हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ हम रिश्ता कैसे रखना है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे चौधरी बनेंगे, जहाँ ठेकेदार बनेंगे, यहाँ की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए।
चाइना जैसा हम चौधरी नहीं बनना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ मिलके फिर एक कोऑपरेटिव तरीके से हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। यह हमारी अप्रोच अलग है, चाइना का अप्रोच अलग है, अमेरिका का भी वही है, सबको धमका के वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, वो हम नहीं करते। फिर भी हमारी रीच, यहाँ हमारी पहुंच जो है वो तगड़ा बनते जा रहा है हर दिन। अब देखिए डुकॉम पोर्ट जो ओमान में है, वो भारत वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर जब असीसी आया था यहाँ रिपब्लिक डे परेड में, तब सुएज कैनाल के बगल में एक SEZ दे दिया हमें। जिबौटी में चाइना तो बैठी है, मगर वो भी वो इलाका हमें दे दिया गया। फिर मोदी जी सीशल्स गए थे, सीशल्स भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। फिर अब देखिए यहाँ मॉरिशस में एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसमें एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है, अगलीगा पोर्ट है, अगलीगा एयरपोर्ट है, वो हमारी कंट्रोल में है। वहां से हमारी सबमरीन हंटर्स, सबमरीन को ढूंढने वाली हमारी जो बोइंग PI-8 जो एयरक्राफ्ट है, वो घूमते रहते हैं पूरे इंडियन ओशन में, वो वहां तैनात है। फिर मालदीव्स में पहला मोइजो हमें निकाल के फेंक दिया था इंडिया आउट चलते हुए, अब फिर दोबारा दाखिल हो गया उधर हम। फिर चाइना श्रीलंका को कब्जा करके बैठा था, चाहे वो हम्बनतोटा हो या कोलंबो पोर्ट हो, पूरा चाइना को हवाला कर दिया था। हमने फिर वहां एंट्री मारी है। हाँ, हम्बनतोटा चाइना के कब्जे में है, मगर हम्बनतोटा एयरपोर्ट हमारी कंट्रोल में है। ना उस पोर्ट में एक शिप आती है, ना उस एयरपोर्ट में एक फ्लाइट आती है, फिर भी हम वहां बैठे हैं। क्यों? चाइना के पास वो लिसनिंग पोस्ट और रेडार्स और लग के बैठ सकता है, तो हम भी उनके बगल में जाके बैठे हैं। किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है, और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं, फिर उल्टा हमें जहाज गिराने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट्स ऑल विद इंडोनेशिया, और ये आर्म्स रेस की तरफ क्यों चल पड़ा? फैंटास्टिक। कमल चीमा साहब, ये आपके देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है कि दुनिया में आपका भी, अगर हम खुद का अगर आप पास्ट देख लें पाकिस्तान का एज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, जब तक बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। मैं अगर अभी कमर चीमा साहब से बोलूं, जनाब जरा प्लीज कुछ थोड़ा देखिएगा, और दूसरा तरीका है कमर चीमा साहब जरा कुछ देखिएगा, तो ये दुनिया की फितरत रही है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, ये ह्यूमैनिटी की फितरत रही है, मैं तो कहूंगा ह्यूमन बीइंग की, कि यू आर ऑलवेज वांटिंग टू बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग चाहे आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी के बात कर लें, एक्सटर्नल्स बात कर लें, देश से देश की बात कर लें, क्योंकि ये जरूर देखा जाता है कि अगर मैं 4 फुटा हूं और कमर चीमा साहब 7 फुट के हाइट के हैं, तो उनके सामने खड़े होते समय कमर चीमा साहब को थोड़ा अच्छा लगता है।